पुरातत्वविद अजय अपने स्कूटर पर सवार हैं और एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश है उन्हें लगातार कॉल कर रहा है, लेकिन वे सभी कॉल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कई कारें उनके आसपास घेरा डाल लेती हैं। राजेश उनसे मांग करता है कि वे उस पेंटिंग को लौटा दें जो उसके बॉस के पास से चुराई गई थी और जो एक ट्यूब में छिपी हुई है। राजेश के एक आदमी के पास एक हथियार है जिसे देखकर अजय ये ऐलान कर देते हैं कि वे स्कूटर रोक देंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे स्कूटर रोक देते हैं और फिर उन कारों को आगे निकल जाने देते हैं ताकि वे एक अलग रास्ता ले सकें। एक रोमांचक ड्राइविंग चेज शुरू हो जाती है। अजय इतनी तेजी से भागते हैं कि उनके पीछे वाली कारें अन्य वाहनों से टकरा जाती हैं। फिर वे एक बाजार में घुस जाते हैं जहां कारें उनका पीछा नहीं कर सकती। इसके बाद केवल एक ही दुश्मन बचता है, एक बाइक पर सवार आदमी। जब अजय एक अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं तो वहां का संकरा मार्ग बाइक सवार को धमाके के साथ गिरा देता है। फिर सीढ़ियां उतरकर अजय इमारत से बाहर आते हैं, लेकिन राजेश की कार उनके रास्ते में आ जाती है। उन्हें स्कूटर से धक्का मारकर गिरा दिया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग तुरंत कार के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके कारण अजय वहां से घसियारे हुए भागने में सफल हो जाते हैं। राजेश हवा में गोली चलाकर भीड़ को डराता है और अपने गुर्गों को आदेश देता है कि वे अब पैदल चलकर उसका पीछा करें। अजय के पैर में चोट लग चुकी है, फिर भी वे अपने दुश्मनों के गोलियों के बीच से जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। वे अपनी टीम को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वे अपनी उड़ान तक नहीं पहुंच पाएंगे। टीम उन्हें बताती है कि वे ट्रेन का इस्तेमाल करें। अजय एक अन्य बाजार से गुजरते हैं और वहां से एक व्यापारी का खाने का कार्ट चुरा लेते हैं। राजेश फिर से अपनी कार से उनका पीछा करने लगता है। अजय कार्ट को बाइक से अलग कर देते हैं, जिससे वह राजेश की गाड़ी से टकरा जाता है। आग लग जाती है और राजेश की कार का विंडशील्ड आग से ढक जाता है। राजेश यातायात में टकरा जाता है और पुलिस उसे घेर लेती है, जबकि अजय वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर अजय बाइक से कूद जाते हैं और ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। आखिरी सेकंड में वे ट्रेन में कूदकर सवार हो जाते हैं। रात में वे अपनी सीट पर सो जाते हैं और एक प्राचीन इमारत का सपना देखते हैं जहां वे एक स्वर्ण मुखौटा पाते हैं और उसे चुरा लेते हैं। जब वे जागते हैं तो उनके सामने एक महिला जिसका नाम एस्मे है बैठी हुई है। वह बताती है कि उसका काम अद्वितीय पेंटिंग्स को वापस पाना है और बताती है कि ट्रेन में बैठे अन्य लोग उसके लिए काम करते हैं। अजय उसे पेंटिंग नहीं देना चाहते तो एस्मे एक चाकू निकाल लेती है और एक गुंडा उनके पीछे से उन्हें दबाने लगता है। एस्मे पेंटिंग की ट्यूब लेने की कोशिश करती है और जब अजय उसे नहीं छोड़ते तो वह उन्हें ठोकर मार देती है, लेकिन अजय उसकी बाह को पकड़ लेते हैं। फिर अपना जैकेट उतारकर वह वहां से चली जाती है। अजय एक टेबल से एक प्लेट उठाते हैं और उसे गुंडे के सिर पर फेंक देते हैं। फिर उसे सिर मारकर उसे छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। अब वे एस्मे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक अन्य आदमी को धक्का देकर गिरा देते हैं, लेकिन एस्मे तुरंत उन्हें बुरी तरह से मार देती है और फिर से वहां से चली जाती है। अजय को एक और आदमी से लड़ना पड़ता है और फिर एस्मे तलवार के साथ खुद की रक्षा करती है, गलती से ट्यूब के स्ट्रैप को काट देती है। जब दोनों अलग अलग सिरों से स्ट्रैप पकड़े होते हैं तो अजय हवा में उड़ते चाकू से बच जाते हैं और ट्यूब को खींचकर एस्मे को बाथरूम में फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर अजय ट्रेन के छत पर चढ़ जाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि एक पानी का टॉवर पास नहीं आ जाता। वे टॉवर पर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेलिंग पकड़ने में असफल रहते हैं और एक झोपड़ी की छत से टकरा जाते हैं। बाद में वे अपनी टीम को कॉल करके अपने लिए पिकअप की व्यवस्था करते हैं। इसी बीच लंदन में अजय की बहन, जिसका नाम चार्लेट है, अपने विवाहित जीवन के तलाक की बारीकियों पर अपने धोखेबाज पति हैरोल्ड और उसके वकील के साथ चर्चा कर रही हैं। हैरोल्ड अपने बेटे की पूरी कस्टडी चाहता है, जिससे चार्लेट बहुत नाराज हो जाती है। बाद में चार्लेट अपने संग्रहालय के कार्यस्थल पर होती है और वहां अचानक अजय को देखकर हैरान रह जाती है। वे सोचती हैं कि वह केवल उन्हें मिलने आए हैं, लेकिन चूंकि वे दोनों आमतौर पर एक दूसरे से मुश्किल से मिलते हैं, वह समझ जाती हैं कि अजय कोई समस्या में है। अजय सोचते हैं कि चार्लेट को उनके साहसिक कार्यों में शामिल होना चाहिए, जैसा कि वे अपने पिता के साथ करते थे, लेकिन चार्लेट उन्हें याद दिलाती हैं कि अब वे एक माँ हैं और अपनी संग्रहालय की नौकरी जारी रखना चाहती हैं। फिर अजय उन्हें बताते हैं कि उनकी एक पेंटिंग क्षतिग्रस्त है। जब चार्लेट उसे देखने लगती है तो अजय दूसरी पेंटिंग को दीवार से चुरा लेते हैं। तुरंत अलार्म बज जाता है और अजय भागने लगते हैं जैसे ही दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। चार्लेट उनके पीछे बाहर आ जाती हैं और पेंटिंग वापस मांगती हैं, लेकिन अजय कहते हैं कि वे केवल
तभी पेंटिंग देंगे जब वह उनकी कार में बैठेंगी। फिर वे तेजी से कार चलाते हैं, कुछ अजीब मोड़ लेते हैं और पुलिस की गाड़ियों को भ्रमित कर देते हैं जो अब उनका पीछा कर रही हैं। कुछ संकरी गलियों से गुजरने के बाद वे अपने साथियों मर्फी और डेब की ट्रक के पीछे के हिस्से में प्रवेश कर जाते हैं। चार्लेट उन्हें पहचान लेती हैं क्योंकि ये लोग उनके पिता की पुरानी टीम के सदस्य हैं। जब अजय और चार्लेट उस जीवन शैली पर बहस करते हैं जिसे चार्लेट ने अपनाया है, मर्फी पेंटिंग की ओर गहराई से देखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि यह वह चीज नहीं है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अजय अपनी बहन से कहते हैं कि वह पेंटिंग वापस ले जा सकती है, लेकिन फिर उन्हें एक स्प्रे से बेहोश कर देते हैं। कुछ क्षण बाद वह एक पार्क की बेंच पर अकेली जाग जाती है। चार्लेट तुरंत संग्रहालय वापस जाती है जहां इंस्पेक्टर जमाल मामले की जांच कर रहे होते हैं। अजय को शक है कि चार्लेट उसकी मदद कर रही है, लेकिन जब वे दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी वे ध्यान देते हैं कि पेंटिंग फिर से अपनी जगह पर रख दी गई है। काम से छुट्टी के बाद चार्लेट अपने बेटे थॉमस को लेने जाती है, लेकिन हैरोल्ड उसे उनके साथ जाने नहीं देता क्योंकि उसने सुन लिया है कि अब वह भी एक संदिग्ध है। गुस्साई चार्लेट अजय पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाने के लिए उसके पास जाती है और उसे ओवेन नाम के एक अमीर आदमी के साथ बात करते पाती है। ओवेन समझाते हैं कि वे कैंसर से ग्रस्त हैं और इसलिए उन्होंने टीम को पहाड़े जवानी की तलाश के लिए काम पर रखा है, जो शायद एकमात्र इलाज हो सकता है। चार्लेट कहती हैं कि यह झरना केवल कहानी है, लेकिन अजय का मानना है कि हर कहानी में कुछ सच्चाई छुपी होती है। दुनिया की दर्जनों सभ्यताओं ने अलग अलग महाद्वीपों में इस झरने के बारे में लिखा है, जो कोई संयोग नहीं हो सकता। कहा जाता है कि इसकी जगह को खुदा ने मनुष्यों से छिपा दिया है। टीम मानती है कि यह जानकारी खास परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी सांकेतिक रूप से पहुंचाई गई है, जो पथरक्षक के नाम से जाने जाते हैं और जिनका काम इस रहस्य की रक्षा करना है। अजय का अनुमान है कि एस्मे भी ऐसे ही एक पथरक्षक में से एक है। 1600 में 6 चित्रकारों ने एक समझौता किया था कि वे छिपे हुए संकेतों के माध्यम से इस जगह का पता लगाएंगे। यही वे पेंटिंग्स हैं जिन्हें अजय अन्य देशों से चुरा रहे हैं। इन पेंटिंग्स में एक गुप्त हस्ताक्षर है जिसमें लैटिन में 6 और 1 लिखा है, जिसका मतलब है 6 कैनवस लेकिन एक ही रास्ता। इन पर अक्षर भी अंकित हैं, लेकिन टीम अभी तक इसका मतलब नहीं समझ पाई है। चार्लेट को एहसास होता है कि उन्होंने गलत रेम्ब्रांट पेंटिंग चुराई है और टीम उससे असली पेंटिंग की जगह बताने के लिए कहती है, लेकिन वे टीम में शामिल होने में रुचि नहीं रखती क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चिंता है। तब ओवेन उनकी मदद के लिए अपने शक्तिशाली वकीलों की पेशकश करते हैं। इसके बदले में चार्लेट उन्हें वेंडरबिल्ट परिवार के बारे में जांच करने की सलाह देती है। शाम को एक कॉफी हाउस में अजय वेंडरबिल्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि तभी एस्मे वहां पहुंच जाती है। वह उन्हें तलाश छोड़ने की चेतावनी देती है, वरना वह टीम के हर सदस्य को मौत के घाट उतार देगी। अगले दिन अजय थॉमस के पियानो रिसिटल में जाते हैं और चार्लेट को बताते हैं कि उन्होंने असली पेंटिंग ढूंढ ली है। कुछ बहस के बाद वे उन्हें इसे वापस लाने की योजना में शामिल होने के लिए राजी कर लेते हैं। कुछ समय बाद टीम आयरलैंड के पास एक जहाज पर होती है जहां एक डूबे हुए लग्जरी लाइनर की तलाश में है। वहां एक विशेष ड्रोन का उपयोग करके पहले दर्जे के सामान वाले हिस्से को काटा जाता है और उसमें तैरने वाले टैंक लगाकर उसे सतह पर लाया जाता है। जब लाइनर सतह पर आ जाता है तो दोनों भाई बहन भीतर जाकर पेंटिंग की तलाश करते हैं। चार्लेट एक पुराने नक्शे की मदद से रास्ता दिखाती है। मुख्य जहाज पर टीम को रडार पर कुछ आता हुआ दिखाई देता है और वे अजय को चेताने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर एस्मे और उसके आदमियों को लाइनर पर उतार देता है। भीतर चार्लेट कैबिनेट में मिली शराब पी लेती है, जबकि अजय एक ब्लोटॉर्च का उपयोग करके वेंडरबिल्ट के नाम से लिखे एक अलमारी को खोलते हैं। वे एक पुराने बक्से में गुम पेंटिंग को खोज लेते हैं। तब भाई बहन अपनी सफलता पर एक टोस्ट करते हैं। अजय कुछ ज्वेलरी भी चुराना चाहते हैं, लेकिन चार्लेट उनका हाथ मारकर याद दिलाती है कि वे कब्रों के लुटेरे नहीं हैं। तैरने वाले टैंक खराब होने लगते हैं, इसलिए दोनों के पास बचने का समय कम है। जब वे वहां से निकलने लगते हैं तो एस्मे की टीम उन्हें घेर लेती है, जिनके पास हथियार हैं। इससे भी दोनों नहीं रुकते और लड़ाई के दौरान पेंटिंग वाला बैग गिर जाता है। एस्मे के आदमी गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गोलियां लाइनर की धातु से टकराकर वापस आती हैं और हेलीकॉप्टर में भी लग जाती हैं। दुर्भाग्य से तैरने वाले टैंक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लाइनर भरने लगता है और अजय पानी में फिसलकर गिर जाते हैं। तब एक आदमी उन्हें बंदूक के बल पर रोक लेता है। चार्लेट एक कुर्सी तोड़कर उसके सिर पर मारती हैं और अजय पेंटिंग वापस लेने के लिए भागते हैं, लेकिन एस्मे चार्लेट को बंधक बना लेती है। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां से उड़ जाता है और लाइनर डूबने लगता है। अजय को विश्वास नहीं होता कि एस्मे चार्लेट को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वे समय लेकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तभी लाइनर में झटका आता है। चार्लेट इस मौके का फायदा उठाकर एस्मे को मारती है और उसे बालकनी से नीचे धकेल देती है। जब दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ी
लहर उन्हें वापस अंदर धकेल देती है। अजय का पैर एक जाल में फंस जाता है और वह पानी के नीचे फंस जाते हैं। जबकि लाइनर डूब रहा होता है, चार्लेट छलांग लगाकर अपने भाई को छुड़ाती है और दोनों जल्दी से सतह पर आ जाते हैं। टीम उन्हें एक नाव से बचा लेती है। जब चार्लेट लंदन वापस आती है तो हैरोल्ड थॉमस को उनके साथ रहने की अनुमति दे देता है, क्योंकि वह जापान में एक नई नौकरी के लिए जा रहा है। वह अपनी नई कंपनी का भी जिक्र करता है और चार्लेट को एहसास होता है कि ये सब ओवेन की वजह से हुआ है, ताकि वह अपने बेटे के साथ रह सकें। फिर वे टीम के साथ नई पेंटिंग के साथ वापस जाकर अक्षरों की फिर से जांच करने लगती हैं। अक्षरों को साथ में जोड़कर विकेड शब्द बनता है और 6 और 1 वाले वाक्य के आधार पर टीम निष्कर्ष निकालती है कि यह विकेड बाइबल की ओर इशारा कर रहा है। यह 1631 में छापी गई किंग जेम्स बाइबल की एक भूल है, जिसमें आज्ञा में लिखा है थौ शॉल्ट कमिट एडल्टरी, तुम व्यभिचार करोगे, बजाय के थौ शॉल्ट नॉट कमिट एडल्टरी, तुम व्यभिचार नहीं करोगे। टीम को शक है कि यह गलती असल में कोई गलती नहीं थी, बल्कि ऐसी बाइबल्स को चिन्हित करने के लिए की गई थी जिनमें झरना ढूंढने के संकेत छिपे थे। इनमें से सभी बाइबल्स को नष्ट कर दिया गया था सिवाय एक के। अचानक जमाल और उनके अधिकारी कमरे में घुस आते हैं और भाई बहन को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी समय कमरे में कासिम और उसके आदमी भी धमक जाते हैं और सभी को बंदूक के बल पर रोक लेते हैं। अजय एक सौदा पेश करते हैं। कासिम को वह खुद और सभी पेंटिंग्स दे दी जाएंगी, बदले में टीम को छोड़ दिया जाए। कासिम सहमत हो जाता है और चार्लेट अपनी टीम के साथ कमरा छोड़ देती है। फिर अजय पेंटिंग्स लेने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ संगीत चला देते हैं और तेजी से मेज के नीचे छिप जाते हैं। इस भ्रम का फायदा उठाकर पुलिस अपराधियों पर टूट पड़ती है और बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। जल्द ही मारपीट गोलियों में बदल जाती है और अजय की कार गोलियों से क्षतिग्रस्त हो जाती है। अफरा तफरी के बीच अजय घूमकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, जहां टीम उन्हें एक नाव पर बैठाकर ले जाती है। लड़ाई जारी रहती है और अंत में पुलिस जीत जाती है। जमाल कंप्यूटर पर देखते हैं और विकेड बाइबल से उद्धृत वाक्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ समय बाद अजय एक रेगिस्तान में होते हैं, जहां उन्हें चमकते हुए तरल से भरा एक गिलास मिलता है। जैसे ही वे उसका एक घूंट लेते हैं, चार्लेट और थॉमस बहुत तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। एक आवाज कहती है, पियो मत। अजय तुरंत गिलास छोड़ देते हैं। जब वह टूट जाता है तो वे एक हवाई जहाज में जाग जाते हैं। टीम ऑस्ट्रिया जा रही है, जहां आखिरी विकेड बाइबल स्थित है। थॉमस भी अब साहसिक यात्रा में शामिल हो चुका है। बाद में ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में ओवेन द्वारा किए गए एक बड़े दान के बदले अजय, चार्लेट और डेब को भीतर जाने की अनुमति दे दी जाती है। उधर ओवेन थॉमस के साथ एक रेस्तरां में है और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं जो धनी जीवन से जुड़े हैं। तिकड़ी एक गुप्त कमरे में बाइबल देख रही होती है, जहां लाइब्रेरियन उन्हें एक दूसरी भूल के बारे में बताता है, जिसमें एक अश्लील शब्द छपा हुआ है। इस बीच मर्फी बाहर पहरा दे रहे होते हैं और देखते हैं कि एस्मे अपने आदमियों के साथ आ रही है, तो वे बाकी टीम को सूचित कर देते हैं। अजय बाहर जाकर एस्मे से मिलते हैं। कुछ तीखी बहस के बाद वे लड़ाई शुरू कर देते हैं और वहां की अलमारियों और फर्नीचर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करते हैं। एस्मे का एक आदमी उसकी मदद करने आता है, लेकिन अजय उसे भी तुरंत बेहोश कर देते हैं। फिर एस्मे अजय को बंदूक के बल पर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अजय उसकी बंदूक छीन लेते हैं। तब एस्मे एक रस्सी का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश करती है। चूंकि वह खुद रस्सी पर कदम रख देती है, अजय उसे धक्का देकर छत से लटके लाइट के फांसे में लटका देते हैं। जब अजय गुप्त कमरे में वापस आते हैं तो मर्फी उन्हें बताते हैं कि एस्मे के आदमियों ने सभी निकास द्वारों को बंद कर दिया है, इसलिए अब योजना बी का सहारा लेना पड़ेगा। तिकड़ी लाइब्रेरियन को स्प्रे से बेहोश कर देती है और बाइबल चुरा लेती है। फिर डेब फर्श पर एक छोटा बम रखती है, जिससे एक बड़ा छेद बन जाता है। इसके जरिए वे सीवर में भाग जाते हैं। उसी समय एस्मे के आदमी ओवेन को अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बिना थॉमस को नुकसान पहुंचाए कुछ ही मिनटों में उन्हें बेहोश कर देते हैं। शाम को जमाल लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और अजय का पीछा शुरू करते हैं। एक होटल में टीम बाइबल की जांच करती है और सोने की सजावट में एक बार बार आने वाला अंकित पैटर्न ढूंढ लेती है, जिसमें केवल 1 से 7 तक की संख्याएं हैं, लेकिन उन्हें इसे डिकोड करने का कोई तरीका नहीं मिलता। उसी समय चार्लेट घोषणा करती है कि वे टीम छोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें थॉमस के साथ हुए हालात के बारे में पता चल गया है और वे उसे खतरे में नहीं डालना चाहती। बाहर जाते समय थॉमस चार्लेट को बताता है कि टीम समस्या को गलत तरीके से समझ रही है। दोनों तुरंत वापस जाते हैं और थॉमस टीम को बताता है कि ये अंक वास्तविक संख्याएं नहीं हैं, बल्कि वे 7 मूलभूत संगीत नोट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह उस कोड के आधार पर एक गाना बजाता है। इंटरनेट पर तलाश करने से पता चलता है कि यह वाटर इन द डेजर्ट नाम का गाना है। ये गाना इतना पुराना है कि कोई नहीं जानता कि इसका लेखक कौन है, लेकिन यह प्राचीन 7 आश्चर्यों का सम्मान करता है। टीम नक्शे पर
7 आश्चर्यों को चिन्हित करती है और पेंटिंग्स से मिले रास्ते को उस पर रख देती है। दोनों रास्ते एक दूसरे से मेल खाते हैं सिवाय गिजा के पिरामिड के। इसका मतलब है कि झरना वही है। टीम मिस्र जाने की तैयारी करती है और अर्जुन चार्लेट से वादा करते हैं कि वे सुरक्षा गार्ड भी ले रहे हैं ताकि वह भी साथ चलें। उस रात अजय को फिर से उस स्वर्ण मुखौटे का सपना आता है, लेकिन इस बार एक अजीब सा आकृति उनकी ओर बढ़ती है। जैसे ही वह रेत को छूती है, एक काला पदार्थ फैलने लगता है और अजय को खोखला कर देता है। ठीक उसी पल वे जाग जाते हैं और चार्लेट पूछती है कि वे अर्जुन के बारे में कितना जानते हैं। अजय विश्वास दिलाते हैं कि वह ठीक आदमी है, लेकिन चार्लेट को डर है कि शायद वह झरने को खोजकर उसे बेचना चाहते हैं। इसी बीच वेटिकन में पथरक्षकों के प्रमुख एस्मे को एक विशेष चाबी देते हैं जो किसी को भी झरने के पानी से पीने से रोक सकती है। कुछ समय बाद टीम मिस्र पहुंच जाती है। अजय आदित्य को पिरामिड्स के आधुनिक स्कैन दिखाते हैं जिनमें ऐसे कमरे छिपे हुए हैं जिन तक अब तक कोई नहीं पहुंचा। पिरामिड में चार्लेट सुरक्षा टीम को देखकर सोचती हैं कि उनके पास इतने सारे बैग क्यों हैं। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर उन्हें पिरामिड का भ्रमण कराते हैं, लेकिन वे भी नहीं जानते कि छिपे हुए कमरों में कैसे जाया जाए। अर्जुन बहुत बेचैन हो जाते हैं और अपने आदमियों को खुदाई करने का आदेश देते हैं, जिससे बैग में रखे उपकरण खुल जाते हैं। प्रोफेसर विरोध करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अर्जुन के आदमी उन्हें बाहर निकाल देते हैं। चार्लेट भी विरोध करती है और अर्जुन उन पर गुस्सा करते हैं, जिससे उनकी बातचीत ठंडी और गणना वाली लगने लगती है। बाहर जमाल पहुंचते हैं और भीतर जाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन पहरेदार उन्हें वापस भेज देते हैं। कुछ मिनट बाद जमाल कई पुलिस वाहनों के साथ वापस आते हैं, लेकिन सुरक्षा टीम उन पर गोलीबारी करने लगती है और वाहनों को उड़ा देती है। बचे हुए पुलिसकर्मी आड़ में छिपकर जवाबी गोलीबारी करते हैं। इसी बीच एस्मे दूर से सब कुछ देख रही होती है और इंतजार कर रही हैं। वापस टीम के पास वे एक छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लेते हैं और अंततः एक खास कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां एक बड़ी संरचना है जिसे हटाना है, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं हैं। अर्जुन अपने आदमियों से उपकरण लाने को कहते हैं और चार्लेट को झटका लगता है कि उनके बैग में बंदूकें भी हैं। उपकरण काम नहीं करते और अर्जुन बारूद लगाना चाहते हैं, जिसका भाई बहन दोनों विरोध करते हैं। जब बड़े लोग बहस में उलझे होते हैं, आदित्य एक पुराना वाद्य यंत्र ढूंढ लेता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। यह संगीत कमरे में पाइपों से गुजरता है और संरचना को प्रभावित करता है। ठीक समय पर चार्लेट घंटी बजाती है और पूरा कमरा कांप उठता है। रेत एक आकृति बनाने लगती है। चार्लेट एक हाथ से संरचना को हिलाकर एक लिफ्ट खोल देती है। टीम उस पर चढ़ जाती है और नीचे जाने लगती है। बाहर मर्फी और डेब समझ जाते हैं कि सुरक्षा टीम बहुत आगे बढ़ चुकी है। वे उनके पीछे से हमला कर देते हैं और कुछ आदमियों को बेहोश कर देते हैं। दुर्भाग्य से डेब को गोली लग जाती है और मर्फी को उसे बचाना पड़ता है। जब एक पहरेदार उन्हें मारने वाला होता है, एस्मे आकर उसकी टीम को बुरी तरह पीट देती है। अधिक आदमी उस पर गोलियां बरसाते हैं तो वह एक आदमी को ढाल बनाकर खुद की रक्षा करती है और जवाबी गोलियां चलाती हैं। जब सुरक्षा टीम हार जाती है तो जमाल और एस्मे एक साथ काम करने पर सहमत हो जाते हैं। वे पिरामिड में घुस जाते हैं और जो भी पहरेदार खुली संरचना की रक्षा कर रहे हैं उन्हें मारकर या पीटकर हटा देते हैं। एस्मे बैग में रस्सी पाती हैं और उसका उपयोग करके लिफ्ट के नीचे उतरने की योजना बनाती हैं। नीचे लिफ्ट रुक जाती है और टीम एक गलियारे में पहुंच जाती है जिसकी दीवारों पर विरोधाभासी लेखन है। वे एक अंतिम दीवार तक पहुंचते हैं जिस पर जीवन वृक्ष की खुदाई है। चार्लेट नाउनेट देवी की मूर्ति से एक पीत पत्थर लेकर वृक्ष पर रख देती हैं। दीवार खुल जाती है और वे एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां वे बहुत ऊंचाई पर होते हैं। अजय एक जवाहरात को छूते हैं और दीवारों से सीढ़ियां निकलने लगती हैं। वे उतरते हैं और एक छोटा सा छेद खुलता है जिसमें सीढ़ियां और एक कमरा है। बीच में एक छोटा पानी का गड्ढा है जो युवावस्था का झरना लगता है। चार्लेट सभी को चेतावनी देती है, यदि कोई व्यक्ति आशीर्वाद के लिए तैयार न हो तो उसे श्राप मिलेगा। अर्जुन चाहते हैं कि अजय पहले पिएं, लेकिन जब वे बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगते हैं तो चार्लेट को एहसास होता है कि वह बीमार नहीं है। एक ठंडे स्वर में अर्जुन कहते हैं झरने को बेचने के लिए यहाँ आए हैं। फिर वे अजय को गोली मार देते हैं, जिसके बाद उन्हें पीने के लिए मजबूर किया जाता है। अजय जैसे ही पानी को छूते हैं, पानी कमरे में भरने लगता है और झरना बन जाता है। उनके घाव से खून गिरता है और पानी उन्हें उठा लेता है। उनके हाथ चमकने लगते हैं और वे अपने युवा स्वरूप को देखते हैं। लेकिन जब वे पीने वाले होते हैं तो वे चार्लेट और आदित्य को बुढ़ापे में बदलते हुए देखते हैं। वे पीने से इनकार कर देते हैं और अपने हाथों को खींचकर अलग कर देते हैं। पानी उनकी
उनकी इच्छा को समझकर उनका घाव ठीक कर देता है। गुस्साए अर्जुन फिर से उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन पानी उन्हें बचा लेता है और धीरे से नीचे उतार देता है। फिर अर्जुन अपना खून भी झरने में डाल देते हैं। जैसे ही पानी उन्हें छूता है, एस्मे दीवार पर चाबी का उपयोग करती हैं, जबकि उन्हें प्रमुख के शब्द याद आते हैं। यदि कोई प्यार करने वाला व्यक्ति पानी पिए तो वह अमृतत्व पाएगा, लेकिन उसके प्रियजनों का जीवन ले लिया जाएगा। लेकिन यदि स्वार्थी व्यक्ति पिए तो उसका अपना जीवन नष्ट हो जाएगा। अर्जुन पी लेते हैं और तुरंत बूढ़े होने लगते हैं, दर्द में चीखते हुए। जैसे जैसे पानी उबलने लगता है, एस्मे एक नई घंटी बजाती है और सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। जमीन में छेद भी बंद हो जाता है। टीम तेजी से सीढ़ियां चढ़ती है और अर्जुन को वहीं छोड़ देती है। ऊपर जाते समय अर्जुन का निजी सुरक्षा कर्मी फिसलकर नीचे गिरकर मर जाता है। अजय भी फिसलते हैं और एस्मे उन्हें सहारा देकर ऊपर खींच लेती हैं। गलियारे भी बंद होने लगते हैं, इसलिए उन्हें बाधाओं से बचकर बाहर निकलना पड़ता है। जब सभी बाहर आ जाते हैं, जमाल स्वीकार करते हैं कि वास्तविक अपराधी अर्जुन थे। एस्मे अजय के मजबूत इरादे से प्रभावित होती हैं और उनके गाल पर एक चुंबन देकर अलविदा कहती हैं। भाई बहन एक नई यात्रा पर जाना चाहते हैं और आदित्य कहता है कि उसके पास एक विचार है। इतना सारा रोमांच, इतनी सारी रोशनी और एक ऐसा अंत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगली यात्रा अभी शुरू होनी है।